तो नजमुल साकिब साहब, क्या राय रखते हैं हम, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हम सब जो है वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और बड़े शौक से देखते हैं, तो क्या ये शौक बरकरार है अभी? मुसीबत ये है कि हार जाने पे भी अजीज़ रही मेरे लश्कर की सब सिपाह मुझे। मेरा मसला ये है कि मेरे पास टीम ही एक है, मैं और किसी टीम को किस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ, इसी से ही गुजारा करना पड़ेगा। तकलीफ होती है कि मेरे जैसा आदमी जिसने क्रिकेट जो है वो खेली, उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, वो भी बता सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे। ये जो जेसन गिलेस्पी नाम के साहब कोच आए हैं, फिर गैरी कस्टिन का नाम, फिर अजहर महमूद साहब और फिर शान मसूद साहब, मुझे ये बताइए मुल्तान में अपनी होम ग्राउंड में आपका जो स्पिनर है वो विकेट नहीं लेता, 3 दिन वो बॉलिंग कराता है और उसके बाद बुखार हो जाता है, वो बैटिंग के लिए भी नहीं आ सकता। तो मुझे तो पुराने ज़माने याद आने हैं कि जब भी इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, कोई भी टीम आती थी तो वो घबराते थे कि इकबाल कासिम होगा वहाँ पे तौसीफ होगा, अब्दुल कादिर होगा, मुश्ताक होगा, सकलैन मुश्ताक होगा, और टर्निंग विकेट्स होती थी और पता नहीं चलता था कि यानी उनको डर लगता था आने से। अब क्या है, अब वो आते हैं और धड़ल्ले से आपको हरा के जाते हैं। देखिए, मुझे वो ज़माना याद है जब मिसबाउल हक की कैप्टेंसी थी और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम बना। ये वही टीम है। हुआ क्या है, अब उसमें आपके सारे देखने वाले जानते हैं कि कहां कहां पे मसाइल हैं। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि 3 हल हैं इसमें से निकलने के। राइट। एक सीरियस है और 2 जरा थोड़े से बहुत आउट ऑफ द बॉक्स किस्म के हैं। सीरियस क्या है, मेरिट पर सिलेक्शन करें और मेरिट पर सिलेक्शन कमेटी बनाएं। मेरिट पर यानी आप कोचेज रखें और मेरिट पर प्लेयर्स को जो है वो सिलेक्ट करें, खासतौर पे कप्तान को। ये तो हुआ सीरियस किस्म का। 2 बातें और करूंगा, काश ऐसा हो जाए। नंबर 1 ये है कि टेस्ट क्रिकेट की बात आ रही है ना, तो आपके 3 सेशन अगर एक दिन में होते हैं तो हर सेशन का कप्तान अलहदा कर दें। एक को बाबर आजम दे दें कि भैया ये सेशन आप कप्तान है, ये जो है ये आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, और ये जो है ये फलाना मोहम्मद यानी रिजवान है या शान मसूद है, ये भी करके देख लें। और आखिर में अगर कुछ भी नहीं बचता तो इस किस्म की सूरत हाल में कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ऐसा कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो कि चौथा दिन हो और आपकी तीसरी इनिंग्स जो है वो 100 में यानी 4, 5, 6 आउट हो जाएं, तो मसनूई बारिश पैदा करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि ऐन उस वक्त पे हम मसनूई बारिश पैदा कर लें, और ये हम कर सकते हैं, हमने ये की है। लेकिन और खुदा का खौफ कीजिए मैनेजमेंट वालों, आपको पता है कि पाकिस्तान की पूरी कौम क्रिकेट देखती है। अब वो हॉकी तो चली गई, अब ये क्रिकेट रह गई है। इतने बददिल हैं कि कुछ समझ भी नहीं। ये इखलाकी तौर पर इस बार आपको लगता है जाएंगे या फिर ज़मीर की आवाज़ पर जाएंगे, या जो हुकूमत एक बार फिर से दावा कर रही है कि वोट पूरे हैं उस पर जाएंगे? देखिए, अखलाकियात का अगर कोई अमल दखल हो हमारी सियासत में या हमारी मईशत में, तो काफ़ी सारे मसाइल तो खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क का, हमारी सियासत का मसला ही अखलाकियात है। तो ये जो आपने अखलाकियात का पूछा है, अब ये डिपेंड करता है कौन अपनी कीमत लगाता है, कौन अपनी कीमत नहीं लगाता। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है ज़ौक़, वो ये है कि पूरी कौम को पेरिफेरी में घुमा दिया गया है, सेंटर से तवज्जो हटा दी गई है। मतलब ये कि सेंटर के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये सेंटर नहीं है कि नंबर गेम पूरी हुई है कि नहीं, ये सेंटर नहीं है कि 300 पता नहीं 34 हैं, उसमें 210 चाहिए और मौलाना साहब के इतने और 2 फिर भी रह जाएंगे। ये सेंटर में नहीं है, ये पेरिफेरी है। सेंटर में क्या है, सेंटर में ये है कि आप अपने आईन की में ऐसी ऐसी तब्दीलियां ला रहे हैं जिससे कि आपके एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो ना सिर्फ हुकूमत चलाएंगे बल्कि वो अदालती निज़ाम को भी चलाएंगे, उनकी मर्जी के जज लगेंगे। आप अंदाज़ा तो लगाइए। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि ये तरमीम जो है वो पूरी मंजूर हो रही हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि फैसला हो चुका है कि ये तरमीम करवानी है कम वट में।
चाहे बादल बरसते हैं, चाहे कोई गरज बरस के साथ मूसलाधार बारिश होती है, ये तरामीम करवानी ही करवानी है। और अगर मौलाना साहब मानते हैं, नहीं मानते हैं, फिर भी कोशिश जारी रहेगी। थोड़ी देर के लिए ज़ौक, मैं ज़रा आपके तमाम लाखों नाजरीन को ये चाहता हूँ, छोड़ दीजिए इस बहस को, ये जो इस वक्त हो रही है कि कितने नंबर गेम है ये वो, आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये आपके इख्तियार में नहीं है। आपके इख्तियार में ये सोचना है कि अगर ये कोई मोजज़ा होता है और ये तरामीम मंजूर नहीं हो सकती तो हुकूमत के पास फेस सेविंग के लिए क्या बचेगा। दूसरी बात ये सोचिए कि अगर कोई वाकई मोजज़ा हो जाता है और ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है। मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट आपको बताता हूं, पॉइंटर्स बताता हूं कि उस वक्त सूरत हाल क्या होगी अगर ये आइन में ये सारी तब्दीलियां, जिसका बकौल मौलाना साहब के कि पहली दफा मुसव्वदे की कॉपी आज मिली है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी का क्या हाल है और आइन को कितनी अहमियत दी जा रही है। अंदाजा लगाइए, ये हो जाती हैं, अप्रूव हो जाती हैं ये सेनेट में भी और उसके बाद नेशनल असेंबली में भी। सदर पाकिस्तान तो उनका तो पेन तैयार होगा, वो फौरी तौर पे इसकी तौसीक भी कर देंगे। अब देखिए, मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक मातहत अदलिया बन जाएगी। यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम नहीं रहेगी। नंबर 2, आईनी अदालत में मर्जी के जज हजरात लगाए जाएंगे जो कि मर्जी के फैसले देंगे। तो आपकी अपोजिशन के पास इंसाफ का रास्ता कहां होगा। लोग ये भूल रहे हैं कि ये हुकूमतें थोड़ी देर बाद दाएं बाएं हो जाती हैं, फिर अपोजिशन में भी बैठना पड़ता है। इससे एक इकदाम से पीटीआई को और अपोजिशन को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये मुश्किल वक्त काट लीजिए, कल को आपकी हुकूमत अगर आ जाती है तो आप भी तो जाहिर है यही इस्तेमाल करेंगे। और एक और चीज बड़ी जरूरी है जाननी कि अगर ये 2018 में बात चल रही होती, खान का जमाना होता, तो क्या खान इस तरह से नंबर गेम पूरी ना कर रहे होते पीटीआई वाले। इस पे भी सोचिएगा। तीसरी बात, हाई कोर्ट्स में अगर ये तरामीम पूरी हो जाती हैं, हाई कोर्ट्स में मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में बड़े बड़े जय्यद जीरक किस्म के और जहांदीदा किस्म के हमारे जज हजरात बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट में कोई भी जज फैसला करना पड़ेगा, चाहे वो किसी कानून का हो या क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हो। नॉर्मली क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होता है। उसको याद आएगा कि अगर मैंने ये फैसला किया तो कल मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मुझे योब में कोयटा में भेज देंगे और ये जो 18 साल से मेरा मकान है ये मुझे खाली करना पड़ेगा। मैं वहां जाऊंगा तो किसी कोयटा में कोई सिरकी रोड पे मुझे घर मिलेगा, बच्चों की तालीम का क्या होगा, बिटिया का क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो वो ये सारी बातें सोच के आपके ख्याल में वो इंसाफ करेगा या वो फैसला देने की कोशिश करेगा जो कि उसको पता है कि ये मंजूर होगा। आखिरी बात इस वक्त की, रद्द अमल में इसका बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा। अगर ये हो जाती है ना, वकला तहरीक चलने का पूरा इम्कान है। तमाम मुआशरे के सेगमेंट जो हैं, जो अवेयर हैं इससे कि ये क्या चीज़ है, उनकी तरफ से रद्द अमल आएगा। क्या ये रद्द अमल के लिए हुकूमत तैयार है कि नहीं है, मैं ये सेंटर में देख रहा हूँ, उनकी इस सिलसिले में कोई तैयारी नहीं। नजमुल साकिब साहब, ये इंतजार कब खत्म होगा? ये रिफॉर्म्स की हो गया जी। हाँ, इंतजार ही कर रहे हैं। रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, जैसे खालिद साहब ने किया। ये मुस्बत खबरें तो आ रही हैं, लेकिन आपको लगता है डायरेक्शन ठीक है? देखिए, बात बड़ी मुख्तसर सी है, सिंपल सी है। मसला ये है कि हमें पता है, हम कुछ करते नहीं हैं। हमें पता है कि अगर कर्ज की पीते थे मैं और उसके बाद समझते थे कि पता नहीं क्या, तो रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, वो फिर हम इंतज़ार ही करेंगे। ये और इंतज़ार कर रही है, ये पूरी कौम इंतज़ार कर रही है। मिलके मुझे जो समझ नहीं आ रही वो ये है कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। क्या आपके ख्याल में इस हुकूमत को हुकूमत चलाना आता है? क्या इस हुकूमत को पता है कि मुआशी बहाली असल में होती क्या है? मेरे सामने देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसमें से 3-4 अच्छी बातें निकाल के तो अखबार वालों को दे दी गई। फिर कह दिया गया कि जी निजकारी का प्लान बन रहा है, 5 IPPs ख़त्म कर दी हैं, इनकम टैक्स के गोशवारों में पता नहीं कितना इजाफा हो गया है, IMF से $7 अरब मिले थे, पूरा ये पैकेज मिल गया और हमने वो सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स वगैरह करने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी हुआ कुछ भी नहीं है और ये सारे का सारा कखेड़। और फिर उसके बाद ये है कि जो इकोनॉमिस्ट हमारे हुकूमत में है, क्या उनको ये बेसिक बात का नहीं पता
कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी ग्रोथ कितनी है, आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, वगैरह वगैरह, इसका आम आदमी पे क्या असर पड़ता है। मिसाल ले लीजिए, मुझे ये बताइए कि ये जो कुछ भी हो गया है सारा, क्या अवाम पर टैक्सों का बोझ कम हुआ है या होने का कोई जरा सा भी इम्कान है? क्या अवाम के बिजली के बिलों को आधा कर दिया गया है या इनके आधा होने का जरा सा भी इम्कान है? क्या महंगाई कम हो गई है या इसके कम होने का जरा सा भी इम्कान है? क्या जाली दवाइयां और मिलावट कम हो गई है? मुझे ये बताइए, किसी मुल्क में अगर वहां की अवाम अपनी हुकूमत से खुश नहीं है, वो समझती है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उस अवाम को आप डॉलरों से भर दें उनके कमरे, लेकिन उनके दिल दुखे हुए हैं, तो सियासी गैर यकीनी खत्म किए हुए बगैर और फिर इंसाफ का जो होता है, एक अम्ब्रेला होती है, उसको हटा दें, तो किस किस्म की मुआशी बहाली? आगे चलते हैं। कैसे कह दें कि मईशत बहाल कर दी जाएगी? ये मैं ये छोटी सी खबर सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे नजदीक उस वक्त मईशत बहाल होने के इम्कानात रोशन होंगे जब सब्सिडीज खत्म की जाएंगी, जब अमीरों से टैक्स लिया जाएगा। और इस सूरत में आपको कल बताता हूं, वजीर खजाना ने एक बड़ी अनोखी और अचानक बात की है। वो फरमाते हैं कि बड़ी कंपनियां, जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां हैं, तकरीबन 3.5 खरब रुपए, बड़ी कंपनियां सारी नहीं, चंद, 3.5 खरब, 3 ट्रिलियन डॉलर, 3.4 ट्रिलियन रुपीस जो हैं, वो उसके टैक्स इवेड करती है। इसका मतलब है कि वो जो इनकम टैक्स रिटर्न्स देते हैं वो गलत देते हैं, और उन्होंने उनको कहा है जी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 3.5 ट्रिलियन की बात हो रही है। और इसमें होता क्या है, इधर आपने कोई नुकसान किया ना, तो मैं राव साहब, साकिब बशीर साहब और जौक साहब जो हैं वो बिजली के बिलों के जरिए पे कर रहे हैं, उसकी जरा लिस्ट तो देखिए। तो कहने का मकसद ये है, मईशत की बहाली के लिए पैसे आना, सऊदी अरेबिया से रोल ओवर करा लेना, चाइना से रोल ओवर करा लेना, तेल के लिए $1.2 बिलियन ले लेना, इससे मईशत बहाल नहीं होती। सबसे पहले बुनियादी तौर पे है कि क्या आप दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। और अगर सिर्फ दंग टपाओ माहौल है, अगर सिर्फ यह है कि अपनी हुकूमत ही चलानी है, तो फिर चलाते रहिए। और अवाम तो इस ट्रक की बत्ती के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लगी हुई है। दुआ है कि ये ट्रक कहीं रुके, ये बत्ती बंद हो और हमें को वाकई यानी जो मैशत की बहाली है उसके कुछ इम्कानात नजर आने शुरू हो।